हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी के जो है टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का जो है लाइफ प्रोसेस से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हम इन्हीं चीज़ों पर जो है एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं साइंस का, ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए जो है एक तरह का कॉमन रहने वाला है। तो सभी प्रकार के स्टूडेंट इसको जो है देख सकते हैं और देखिए और इसका जो है फायदा उठाएंगे। ठीक है, चैप्टर है हम लोग का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो उस पर जो है हम लोग कुछ टॉप लेवल के एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस लेवल के आज हम लोग जो 50 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। देखिए इसमें एक टैग लाइन भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि वीडियो एक एग्जाम अनेक, यानी कि कॉमन है। ठीक है, उसी आधार पर जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ों से जोड़कर नहीं इस वीडियो को बना रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही फायदा रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का जो पहला टॉपिक भी इसमें सिलेक्ट किया हुआ है कि पहले जैसे ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, पोषण से ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पोषण है, न्यूट्रिशन, उसमें से कुछ क्वेश्चन को दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि C4 यानी कार्बन 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है, ये हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या होता है। इन C4 प्लांट वेयर डज द इनिशियल CO2 फिक्सेशन अकर्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण प्रक्रिया जो है कहाँ होती है। आपका ऑप्शन है बंडल शीत कोशिकाएं, बंडल शीत सेल्स जो होता है वो, या रंध्र में होता है यानी कि स्टोमाटा में होता है, या फिर मेसोफिल कोशिकाएं में होती है, या फिर एपिडर्मिस में होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो कहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है होता है यानी फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला हम लोग का मेसोफिल। मेसोफिल कोशिकाएं जो होती है प्लांट्स में, वहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक तरह का संचय होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि क्रासोलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको जो शॉर्ट में बोला जाता है CAM। ठीक है, CAM वाले पौधे कब CO2 ग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करता है। देखिए हम लोग तो जेन्युइन जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उत्सर्जन करते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रासोलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM वाले पौधे, ये कौन से पौधे होते हैं, तो ये वैसे पौधे होते हैं जिसके रंध्र जो स्टोमाटा होता है वो रात को खुलते हैं, दिन में वो बंद होता है। ठीक है, तो वैसे पौधे जिसका स्टोमाटा रात में खुलता है उसमें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना वे, तो इसमें जो है क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रात के दौरान। ठीक है, दिन के दौरान, रात के दौरान, केवल सुबह या केवल शाम। तो देखिए ये CAM वाले जो पौधे होते हैं वो उसके रंध्र जो है रात में खुलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रात के दौरान, एट नाइट जो है। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो रात में होने वाला है उसमें। ठीक है, और रात में अगर होगा तो उसी समय ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रुबिस्को एंजाइम क्या उत्प्रेरित करता है। व्हाट डज द रुबिस्को एंजाइम कैटलाइज्ड, क्या चीज को वो उत्प्रेरित करता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, रुबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, वो क्या जो है उत्प्रेरित करता है। पहला है ऑप्शन हम लोग का केवल कार्बोक्सिलेशन में, या केवल ऑक्सीजनेशन में, या फिर कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों में, या फिर जल का विघटन में, जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये चार ऑप्शन है हम लोग का। देखिए क्या चीज का कहा जा रहा है कि रुबिस्को एंजाइम जो है क्या उत्प्रेरित करता है, केवल कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना। ठीक है, और ऑक्सीजनेशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन का जोड़ना, यानी जोड़ना यानी ग्रहण करना, लेना, टेक करना, वो सारी चीजें एक ही तरह का टर्म हुआ। ठीक है, तो और तीसरा है दोनों, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों, और चौथा ऑप्शन जल का विघटन। तो कौन सा किसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों, C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो रुबिस्को एंजाइम का काम होता है ये दोनों चीजों को उत्प्रेरित करता है जोड़ने में। ठीक है, प्लांट्स में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, इन दोनों के संचय के लिए या फिर ग्रहण करने के लिए जो है रोबिस्को एंजाइम क्या करता है, उसको उत्प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के दौरान साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये एक एंजाइम है, देखिए जो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक तरह का एंजाइम्स है। ठीक है, वो क्या करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या करता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में हम लोग का पहला है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण, जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। दूसरा है प्रोटॉन का भंडारण, प्रोटॉन पंपिंग। या तीसरा है NADPH का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ NADPH, ये जानते हैं हम लोग प्रोटीन संश्लेषण करता है या नहीं करता है। फिर ATP का सीधा संश्लेषण, इन डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP, ADP जो है NADH, ये सब जो है हम लोग जानते हैं ये एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। तो ये 4 ऑप्शन में हम लोग का कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये जो है इसका क्या रोल है या फिर क्या काम ये करता है। तो देखिए ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, असल में ये इलेक्ट्रॉन का जो है क्या करता है, एक तरह का परिवहन करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान ही जो है इसमें प्रोटॉन का फिक्सेशन होता है, एक तरह से समझिए फिक्सेशन। तो फिक्सेशन कैसे होगा, जैसे अगर प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का भी प्रवाह वहां पर होना संभव होता है। ये कैसे होता है, एक अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो है प्रोटॉन का भंडारण, प्रोटॉन पंपिंग का काम जो है कौन करता है, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, चलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर भी देंगे, अगर आप लोग को माइंड में हो देने का प्रयास कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग लिए हैं श्वसन से। तो बायो प्रोसेस में हम लोग पहला चैप्टर यही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो बायो प्रोसेस में जीवन की प्रक्रियाएं, तो जीवन की प्रक्रियाएं एक तरह का जीवन को स्टेबल करने या फिर इसको सर्वाइव करने के लिए इससे रिलेटेड तो टर्म है, कुछ कुछ उनको उठाए हैं और उसमें से एडवांस लेवल के जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, जो आपके लिए फायदा है, हर एक एग्जाम के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रेस्पायरेशन से रिलेटेड जो है, रेस्पायरेशन से रिलेटेड हम लोग जो है टॉपिक लिए हैं। इसमें देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ क्या है। ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है एक टर्म है जो बायो में आता है। ठीक है, वो एक सिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें उसका लाभ क्या है। ठीक है, यानी शुद्ध लाभ करने का मतलब उससे हमको क्या मिलता है, क्या हम उससे जो है हम प्राप्त करते हैं या क्या मिलने वाला है। यहाँ ऑप्शन है हम लोग का, देखिए ये यहाँ ATP NADH पायरुवेट का बात किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्वांटिटी है। ठीक है, पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 ATP की बात हो रही है, दूसरा 2 NADH की बात हो रही है, तीसरा जो है हमारा 2 पायरुवेट जो है उसकी बात हो रही है, दूसरा में है 4 ATP 2 NADH और 2 पायरुवेट की बात हो रहा है। ठीक है, बी वाला में, सी वाला में है 2 ATP का हो रहा है, 2 FADH का बात हो रहा है, FADH2 और 2 पायरुवेट हो रहा है। और जो चौथा ऑप्शन है हम लोग का 36 ATP 2 पायरुवेट, यानी ये इसका निर्माण। तो चारों ऑप्शन में क्या हमें मिलता है, जो है किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है इनमें से क्या हमें प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, तो आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, चलिए ठीक है आप लोग भी आंसर कीजिए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का वो है 2 ATP 2 NADH 2 पायरुवेट, यानी 2 क्वांटिटी में तीनों जो हमें मिलता है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यही चीज हमें मिलता है, ATP NADH पायरुवेट, सब तीनों चीजें 2 क्वांटिटी में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल हम लोग पहले भी नाम सुना हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक अम्ल चक्र एक तरह का बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ होता है, इसका आंसर बताइए, ये कहाँ होता है। क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक अम्ल चक्र जो है कहाँ होता है। ऑप्शन है हम लोग का, पहला देखिए A नंबर में है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में, या फिर राइबोसोम में। 4 ऑप्शन है कहाँ पर जो है क्रेब्स साइकिल की प्रक्रियाएं होती है। इसका जो एक तरह का सिंथेसिस होता है या फिर प्रक्रियाएं बोल सकते हैं इसको, प्रक्रियाएं कहाँ होती है क्रेब्स साइकिल का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही जो है क्रेब्स साइकिल
का प्रोसेस होता है, या फिर ये जो बोल सकते हैं ये चक्र जो चलता है ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला एटीपी सिंथेज एंजाइम, देखिए यहां पर है एटीपी सिंथेज एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब हो गया कि वो किस तरह से काम करता है, क्या कोई चीज को सिद्धांत समझते हैं इस बात को कि किस तरह से वो काम करता है। ठीक, काम करने का एक तरह का प्रक्रिया बोल सकते हैं, एडवर्ब की बात करेंगे, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन हम लोग का है, पहला सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या दूसरा केमियोस्मोटिक सिद्धांत, तीसरा है हम लोग का सी नंबर विसरण डिफ्यूजन जिसको बोल सकते हैं, या चौथा ऑस्मोसिस। ये चार ऑप्शन में क्या होने वाला हम लोग का आंसर। ठीक है, पहला देखिए क्या कार्य एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि केमियोस्मोटिक सिद्धांत और विसरण और ऑस्मोसिस और सक्रिय परिवहन, चार ऑप्शन हम लोग का है, इसमें से क्या होने वाला है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केमियोस्मोटिक सिद्धांत। केमियोस्मोटिक थ्योरी जो होता है इसी के आधार पर जो है क्या एटीपी सिंथेज का काम होता है। क्यों, इसमें देखिए एटीपी बनने का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें केमियोस्मोटिक सिद्धांत जो है एक थ्योरी है जिनमें जीन का रोल होता है, इसका भी है थ्योरी। ठीक है, जीन का रोल होता है जो एटीपी निर्माण में हेल्प करता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए श्वसन भागफल RQ का मान क्या होता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, वसा फैट्स के जो है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, श्वसन भागफल RQ का मान क्या होता है। पहले देखिए एक टर्म आ रहा है यहाँ पर श्वसन भागफल, ये क्या होता है, श्वसन भागफल क्या होता है, इसको भी समझना होगा तभी हम लोग जानेंगे, आंसर उसका निकल सकता है। ठीक है, RQ असल में है क्या, श्वसन भागफल क्या है। देखिए रेस्पिरेशन क्वोशंट, इसे है ना RQ। देखिए दो चीजें, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, दोनों की क्वांटिटी तो कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों है ग्रहण करने की, कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने और ऑक्सीजन के उत्सर्जन करने की, ये दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन भागफल RQ, उसी को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी के लिए कहा जाता है, तो वो जो श्वसन भागफल होता है वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए जो है मान क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ध्यान देखिए ऑप्शन है हमारा 1.0 या 0.7, सी नंबर है 0.9 या 1.3। तो देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चूंकि ये क्वांटिटी वाला आंसर जब होता है तो उसमें आंसर देने में फायदा क्यों है वो एक अलग जो है चीज़ें आ जाती है, लेकिन हमें टॉपिक हम लोग MCQ अगर कर रहे हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7। ठीक है, यानी 0.7 जो है RQ होता है वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो है RQ कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग का अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। ठीक है, पौधों में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसी में ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन है हम लोग का क्या, पौधों में जाइलम के माध्यम से जल के ऊपर चढ़ने का सिद्धांत। यहां भी देखिए सिद्धांत क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं पौधों में जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, जाइलम और जो है फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब पानी मिनरल्स, वाटर मिनरल्स वगैरह सारा चीज़ जो है जड़ के द्वारा अवशोषण होता है, तो पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। वही जब खाना बन जाता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद, तो फिर उसी जो है सिंथेसाइज्ड फूड को फ्लोएम के द्वारा अनेक भागों तक पहुंचाता है। ये तो हम लोग जानते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ये। लेकिन अब यहाँ पूछ दिया गया है सिद्धांत की बात हो रही, सिद्धांत क्या है, तो माध्यम से जल के ऊपर चढ़ने का सिद्धांत क्या है, तो किन आधार पर कैसे चढ़ता होगा, कोई वहाँ पर कोई मोटर वगैरह लगा है क्या, क्या कुछ तो अपना मैकेनिज्म चलता होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दबाव प्रवाह परिकल्पना, ठीक है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के आधार पर, या फिर जल संसंजन आकर्षण सिद्धांत कोहेजन टेंशन थ्योरी इसके आधार पर, या फिर सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर रूट प्रेशर यानी रूट दबाव का बात किया जा रहा है क्या इस पर। तो देखिए रूट प्रेशर का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ऑप्शन अगर हम लोग गलत भी करेंगे तो ठीक है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होने वाला। 3 में देखिए क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। देखिए प्लांट जब तक जिंदा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो होता रहेगा, तो फिर अगर वहां पर चढ़ने की बात कर रहे हैं वाटर के ऊपर
की ओर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला हम लोग का, ठीक है। इस दोनों में अगर चेक करें तो देखिए क्या होगा इसमें। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉरी पहला ऑप्शन जो है दबाव प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये भी हमें आंसर सही नहीं लग रहा है। हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है बी नंबर, सहसंयोजन आकर्षण सिद्धांत, कोहेजन टेंशन थ्योरी जो होता है, इसके आधार पर थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड ये चीजें हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, फोर्स में, उसी के आधार पर जो है क्या होता है, ये जल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, प्लांट में जड़ों से अवशोषित होकर वो जो वाटर जो है ऊपर की ओर जो चढ़ता है, वो वहां फिजिक्स का ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, फ्लोएम में भोजन के स्थानांतरण की व्याख्या कौन सी परिकल्पना करती है, ये भी एक तरह का वही चीज हो गया, ठीक है। यहां पर भी जो है अभी जैसे हम लोग जाइलम का पढ़े, ठीक है, पानी चढ़ रहा है ऊपर तो जाइलम वाली बात हो गई, ओके। अब यहाँ फ्लोएम का बात हो गया, तो फ्लोएम में भोजन के स्थानांतरण की व्याख्या कौन सी परिकल्पना करती है, विच हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम, क्या, तो इसका ऑप्शन देखिए, सहसंयोजन आकर्षण सिद्धांत, ये वाला पहला, कोहेजन टेंशन थ्योरी जो जाइलम वाला का आंसर था वो यहाँ एक चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है हम लोग का दबाव प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, दबाव प्रवाह परिकल्पना। तीसरा है हम लोग का सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर चौथा है हम लोग का जल विभव सिद्धांत, वाटर पोटेंशियल थ्योरी, इसके आधार पर। तो देखिए जल विभव वाटर पोटेंशियल थ्योरी नहीं करेगा, इसमें कारण भी होता है इसका। पोटेंशियल थ्योरी कोई चीज है प्लेन सरफेस पर काम करती है, ऐसा जैसा कि हमें माइंड में है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हटा दीजिए पहले। 3 में देखिए क्या होने वाला, सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी जाइलम वाला हम बोले पूरे प्लांट में होता है, इसको भी हटा देते हैं, हमको लगता है यही दोनों में आंसर होगा, ठीक है। पहला कोहेजन टेंशन थ्योरी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, तो ये वाला तो भाई जाइलम वाला था, ये वाला, तो इसको भी हटा दें, तो क्या होने वाला है हम लोग का, ये वाला करेक्ट आंसर, दबाव प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्या चेक लो, फ्लोएम में जो भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी फ्लोएम जो है भोजन ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के विभिन्न भागों में, तो वहां कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही होता है। देखिए ये थोड़ा सा प्लांट से हटके आ गया क्वेश्चन, कैसे बीच में आ गया, हाँ चल कोई बात नहीं है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। हमें लगता है कि ये डोनर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसिपेंट, ग्रहण करने वाला। डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप 4 ही है, ए बी ओ, 4 तरह का इसमें से। अच्छा कौन सा हो सकता है, ए बी या फिर ओ, 4 ऑप्शन में कौन ग्राही है और कौन डोनर है। तो यहाँ तो ग्राही का बात हो रहा है, तो पहले रिसिपेंट की बात करते हैं हम लोग, काहे उसमें जाना, अभी फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं ग्राही की बात करते हैं, इसमें जो है ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता, ठीक है, इसकी बात नहीं, ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एवी जो है ये यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर, रीसस आरएच जो है, ठीक है, आरएच फैक्टर हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, टर्म आया होगा, ठीक है। आरएच असंगति किस बीमारी का कारण बन सकती है, किस बीमारी का असंगति किस बीमारी का कारण बन सकती है, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोग का कि रीसस आरएच जो है असंगति, यानी कि रीसस इन क्या है, इनकम्पेटिबिलिटी कैन कॉज विच डिजीज, कौन सा, ऑप्शन में हम लोग का है हीमोफीलिया, फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है फिटेसिस होता है वो, या फिर सिकल सेल एनीमिया, या फिर थैलेसीमिया कहा जाता है इसको, सॉरी थैलेसीमिया। 4 ऑप्शन हमारे पास है रीसस, तो कौन सा होगा। देखिए आरएच ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से रिलेटेड अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मेन जो बीमारी दिख रहा है वो है हम लोग का एनीमिया, ठीक है, ये चीजें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेगेटिव आंसर पर नहीं जाते हैं, जो हमारा है आंसर उसको डायरेक्ट अगर हमें क्लू मिल रहा है तो क्यों ना उसको देख लें। नेगेटिव हम ज्यादा कब निचोड़ते हैं उसको, या फिर कब ज्यादा उसको नहीं कहता है, हम स्टायरिंग ज्यादा कब करते हैं, जब हमें ज्यादा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होता है तब देखते हैं, पहले गलत वाला को थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा भाई उसमें हम लोग
सही आंसर को करते हैं। ठीक है, जहां हमारा आंसर सामने है तो फिर ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उत्सर्जन से रिलेटेड। अब देखिए एक टॉपिक अब आ गया हम लोग का यहाँ पर लाइव प्रोसेस में, उत्सर्जन टॉपिक, एक्सक्रेशन से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि वृक्क में अति क्षरण कहाँ होता है? अति क्षरण, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हम लोग जानते हैं कहाँ पर होता है, हमारे बॉडी में। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है, ये ना करता है। ठीक है, वृक्क। ओके, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो किडनी के अंदर में ही हो रहा होगा, पर कहाँ हो रहा है? पूरा किडनी में होता है, पर किडनी कोई एक ही तरह का नहीं हो, कई किडनी अपने आप में एक सिस्टम है। क्यों है सिस्टम? क्योंकि किडनी के अंदर कई ऐसे पार्ट्स हैं जो मिलकर एक किडनी को फॉर्म किया गया है ना। चीजें उधर नहीं जाना हम लोग को। फिलहाल किडनी के अंदर में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ होता है? ठीक ना, कहाँ की बात हो रही है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, वहां होता है क्या? या संग्राही नलिका, कलेक्टिंग डक्ट होता है, जहाँ कलेक्टिंग डक्ट उसको जो है जो उसको रिसीव करता है ब्लड को जो है, और नलिका ऐसा आने के बाद। तीसरा है ग्लोमेरुलस, और चौथा ऑप्शन है डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा सॉरी, ठीक है, डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, चौथा ऑप्शन। तो ए बी सी डी में कौन सा का करेक्ट आंसर होगा? कहां पर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन तो किडनी में होता ही है, पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इनमें से कहां होगा? तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस में ही जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी अल्ट्रा होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा को एक्सेसिव कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फाइन फिल्ट्रेशन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे आप लोग, क्या है? मूत्र को सांद्रित करने के लिए हेनले का लूप किस तंत्र में कार्य करता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, विक मैकेनिज्म, किस तंत्र की बात कर रहा है? कौन सा मैकेनिज्म है ना? विक मैकेनिज्म, विच मैकेनिज्म डज द लूप ऑफ हेनले ऑपरेट इन द कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन को सांद्रित करने के लिए, है ना। ठीक है, किस तंत्र में कार्य करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हम लगा है प्रतिधारा विनियक, या फिर सामान्य संकेंद्रण, या फिर सक्रिय परिवहन, या फिर निष्क्रिय विसरण। देखिए काउंटर करंट एक्सचेंजर, दूसरा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, या फिर सक्रिय परिवहन जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या फिर निष्क्रिय विसरण यानी पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो होगा नहीं, चलिए छोड़िए, हमें बताते हैं पहले ये वाला होने वाला है। डिफ्यूजन से मतलब ही नहीं है, सांद्रण की बात रहा है, डिफ्यूजन नहीं होता उसमें। ठीक है, मूत्र में। अगला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं होने वाला, हटाइए। इस दोनों में बताइए कि कौन सा आंसर होगा आप लोग। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का जो है वो समान संकेंद्रण, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के द्वारा जो है ये जो मूत्र को सांद्रित किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं मूत्र को सांद्रित करने के लिए जो हेनले का लूप किस तंत्र में कार्य करता है, तो कौन सा तंत्र है जहां पर ये जो है सांद्रण होता है? तो वो है हम लोग का सामान्य संकेंद्रण, यानी कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये करेक्ट आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कौन सा हार्मोन संग्राही नलिकाओं की जल पारगम्यता को बढ़ाता है? जल पारगम्यता, ठीक है, देखिए कौन सा हार्मोन संग्राही नलिकाओं की जल की पारगम्यता को बढ़ाता है? देखिए मेन टर्म क्या है संग्राही नलिकाओं की जल पारगम्यता? दो चीजें, हार्मोन की बात हो रही है, कौन सा हार्मोन हो रहा है, यहां से बात करते हैं। कौन सा हार्मोन का पूछना है, वही आंसर होगा, हार्मोन का नाम बताना होगा। उसके बाद संग्राही नलिकाओं की बात किया जा रहा है जिसमें कि जल पारगम्यता को बढ़ाता है, यानी कि एक्साइटमेंट होगा तभी वहां बढ़ता है। वो हार्मोन का काम ऐसे भी एक्साइटमेंट को बढ़ाना होता है, अधिकतर यही चीजें होती है। ऑप्शन यहाँ हम लोग का है, पहला देखिए ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, या फिर जो सी नंबर ऑप्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक है, फिर जो डी नंबर हम लोग का है एट्रियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, यानी कि एनएपी, एक ये ऑप्शन है एनएपी, और फिर एएनपी, दूसरा है एडीएच, और जो बी नंबर में है एल्डोस्टेरोन, फिर ऑक्सीटोसिन। इस चार में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो कह रहा है कि संग्राही नलिकाओं की जल पारगम्यता को बढ़ाता है। संग्राही नलिकाओं, हार्मोन जो संग्राही नलिका होता है, संग्रहण करने वाला जो होता है, वहां पर जो है पारगम्यता को बढ़ाता है, यानी कि उसमें रिसाव करने की क्षमता। ठीक है, पानी पास जो है जैसे होता है ना कि
एक्सेसिव वाटर को क्या करता है कि झिल्ली के द्वारा जो है वो बाहर कर देता है, या फिर वो अंदर की ओर ग्रहण कर सकता है, ऐसा। ठीक है, तो वो पारगम्यता को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है हम लोग का एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS क्या नियंत्रित करता है? ये RAAS क्या नियंत्रित करता है? इनमें से ऑप्शन हम लोग का है पहला ए नंबर देखिए रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर, दूसरा है बी नंबर जो हम लोग का है वो है रक्तदाब और द्रव वैद्युत असंतुलन यानी ब्लड प्रेशर एंड द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस वो, या फिर तीसरा शरीर का तापमान यानी ब्लड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, और जो डी नंबर ऑप्शन है हम लोग का चयापचय दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट। इनमें से किसको जो है रेनिन एंजियोटेंसिन जो है एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS जो है नियंत्रण में या वो नियंत्रित करता है? कौन सा होगा इसका? तो देखिए इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है बी नंबर रक्तदाब और द्रव वैद्युत असंतुलन, ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को कंट्रोल जो करता है, नियंत्रित जो करता है वो कौन? वो है RAAS। ठीक है, ये एक हार्मोन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है, इसका मेन काम क्या है? ब्लड प्रेशर और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाकर रखना यानी कि बैलेंस में बनाकर रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ गया है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हम लोग का टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, माइलिन म्यान वाली तंत्रिकाओं में तंत्रिका आवेग का संचालन कैसे होता है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इतनी इसमें है कि माइलिन म्यान वाली जो है ना, हाउ इज द नर्व इंपल्स कंडक्टेड इन माइलिनेटेड नर्व्स में जो है कैसे कंडक्ट होता है नर्व इंपल्स? ठीक है, कैसे? पहला ऑप्शन है निरंतर संचालन द्वारा कंटिन्यूअस कंडक्शन, या फिर लवणिक संचालन जो है सॉल्टेटरी कंडक्शन, या फिर सी नंबर है रासायनिक संचालन यानी कि केमिकल कंडक्शन, या फिर जो है चौथा ऑप्शन डी नंबर है विद्युत संचालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। किस तरह का? कंटिन्यूअस या सॉल्टेटरी या फिर केमिकल या इलेक्ट्रिकल? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है किस माइलिनेटेड नर्व्स में। तो देखिए यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का जो है वो है सॉल्टेटरी कंडक्शन, कि लवणिक संचालन जो है यही जो है क्या करता है, उसका संचालन करता है आवेग को, तंत्रिका आवेग का संचालन जो है किसमें? माइलिन म्यान वाली तंत्रिकाओं में जो कौन करता है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच फोटो पिगमेंट इज फाउंड इन रॉड सेल फॉर विजन? दृश्य क्रिया के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, दृश्य क्रिया के लिए जो है क्षण कोशिकाओं में कौन सा फोटो रिसेप्टर वर्णक पाया जाता है? फोटो रिसेप्टर वर्णक जो है वो दृश्य क्रिया के लिए जो है क्षण कोशिकाओं में कौन सा फोटो रिसेप्टर वर्णक पाया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग का है देखिए पहला कि आयोडोप्सिन, दूसरा रोडोप्सिन, तीसरा मेलानिन, या फिर चौथा क्यूटिकुलिन। इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? कहां पर जो क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दृश्य क्रिया के लिए क्षण कोशिकाओं में कौन सा फोटो रिसेप्टर वर्णक पाया जाता है? ठीक है, विच फोटो पिगमेंट इज फाउंड इन रॉड सेल फॉर विजन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो है रोडोप्सिन में ही जो है ना, सॉरी रोडोप्सिन वर्णक जो है वो दृश्य क्रिया के लिए क्षण कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा? रोडोप्सिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है हम लोग का 19 में कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन मुख्य रूप से किस हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है? देखिए पौधों में प्रकाशानुवर्तन मुख्य रूप से किस हार्मोन के असमान वितरण, 3 टर्म, कौन सा क्रिया हो रहा है? प्रकाशानुवर्तन हो रहा है। ठीक है, अच्छा किस हार्मोन के कारण, वही तो आंसर बताना है। और कैसे? असमान वितरण से। वो हार्मोन तो है
पर हार्मोन क्या कर रहा है, कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो असमान है ना, इरेगुलेटेड जो है उसका जो है यानी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं उसको, वो चीजें यानी कि इन प्लांट क्या है, फोटोट्रोपिज्म इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच हार्मोन। हमारे पास है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एस्बिसिक अम्ल। कौन सा हार्मोन जो है एस्बिसिक जो अम्ल जो है, ये चौथा ऑप्शन है हम लोग का, ठीक है। तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा हार्मोन जो है क्या करता है पौधों में प्रकाश अनुवर्तन मुख्य रूप से किस हार्मोन के द्वारा किया। अच्छा देखिए ये टर्म जो है प्रकाश अनुवर्तन है क्या, असल में ये टर्म भी तो समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये टर्म आता है कि प्रकाश अनुवर्तन असल में है क्या। तो देखिए कई इस तरह का पौधे देखें हम लोग जो प्रकाश को फॉलो करता है, लाइट को फॉलो करता है। हालांकि हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े भी हैं कि जो है किसी बंद कमरे में किसी प्लांट को रख दें छोटा सा होल करके दीवारों में, तो जो है प्लांट जो है 2-3 दिन बाद देखें तो प्लांट उधर की तरफ ही मुंह करके रहता है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा ये होता किस कारण से, यही असल में प्रकाश अनुवर्तन है, ठीक है। यानी कि लाइट को फॉलो करता है प्लांट जो है, उसके कई अंग या पूरा प्लांट अधिकतर, उसका एक सबसे जीता जाता उदाहरण है सूर्यमुखी का पौधा। सूर्यमुखी का जो है वो सुबह जो है ईस्ट में, फिर ऐसे घूमते घूमते वेस्ट में, शाम में चला जाता है, तो लाइट को फॉलो करता है। ये जो क्रियाएं हैं यही प्रकाश अनुवर्तन है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म जो है यही क्रियाएं होती है। तो ये किसके कारण से होता है, तो देखिए असल में टॉप में जो प्लांट का जो सबसे टॉप होता है, टॉप में कौन सा हार्मोन, वो ऑक्सिन हार्मोन होता है, और इसलिए वही उस चीज को रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन हम लोग का है क्या है, गुरुत्वानुवर्तन में शामिल स्टेटोलिथ क्या होते हैं। गुरुत्वानुवर्तन ये भी उसी से रिलेटेड है, प्रकाशानुवर्तन की तरह से गुरुत्वानुवर्तन में शामिल स्टेटोलिथ क्या होते हैं। व्हाट आर द स्टेटोलिथ्स इन्वॉल्व इन जो है ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सॉरी ऑप्शन स्टार से भरे प्लास्टिड, दूसरा है प्रोटीन का कण, तीसरा है लिपिड बूंदे, या फिर जल रिक्तियां। कौन से करेक्ट आंसर होगा, इन चारों में से क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। स्टार से भरे प्लास्टिड या स्टार फिल्ड प्लास्टिड होगा, उससे कारण से होगा गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर झुकता है, सीधा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा है हम लोग का प्रोटीन कण, प्रोटीन जो है ग्रेन्यूल्स के कारण होता है, या फिर लिपिड बूंदे जो लिपिड जो है ड्रॉपलेट्स जो होता है उसके कारण होता है क्या, या फिर जल रिक्तियां जो वाटर वैक्यूल्स होता है क्या, उसके कारण होता है। ये तो हटा दीजिए आंसर, ये वाला तो हटाते हैं। चलिए 3 ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा, ईजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। अच्छा चलिए एक और ऑप्शन हटा देते हैं, लिपिड बूंदे, इसको हटाते हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब 2 ऑप्शन है, स्टार से भरे प्लास्टिड या प्रोटीन कण। तो देखिए प्रोटीन कण हर एक भाग में नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर तो हम लोग का होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार से भरे प्लास्टिड जो होता है, स्टार फील्ड प्लास्टिड जो होता है, यही है गुरुत्वानुवर्तन करने के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं, गुरुत्वावर्तन में शामिल जो है शरीर क्या होते हैं, वो होता है स्टार से भरे प्लास्टिड, यही उस क्रिया को करने के लिए क्या करता है, एक तरह से प्रेरित करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग का टॉपिक आ गया, एक और टॉपिक आ गया जो है टॉपिक नंबर 6 में, मानव अंतःस्रावी तंत्र, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इससे कुछ क्वेश्चन अब हम लोग उठाए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग इस अब जो है सारा चीज़ों को, मेन चीज़ों को जो हाई लेवल का, एडवांस लेवल का है, कई जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे हैं, उससे रिलेटेड जो है टॉपिक को उठाने का कोशिश किए हैं, हेल्प होगा हम लोग के लिए। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टॉपिक हैं जो कभी ऐसा पूछा ही नहीं आता, ठीक है। साइंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूछा नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन फिक्स है कि वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता ही है। इसलिए टॉपिक वाइज उठाने से हम लोग को ज़्यादा फायदा होने वाला है, और खास करके जो है कॉम्पिटिशन के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का है ये 21 नंबर क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं। चलिए देखिए हल्का क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मास्टर ग्रंथि जो ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, है ना। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो मेन होता है किसको, पहला थायराइड या फिर अधिवृक्क एड्रिनल को, या फिर पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को, या फिर पिनियल ग्रंथि को। किसको, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पिनियल ग्लैंड। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो देखिए मास्टर ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पीयूष ग्रंथि ही जो है
माशकलंद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है? ठीक है, रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कैल्सिटोनिन यहां पर है, कैल्सिटोनिन, या फिर पैराथायरॉइड हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर इंसुलिन। 4 ऑप्शन इसमें है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है कैल्सिटोनिन, बी नंबर है पैराथायरॉइड हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर इंसुलिन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जो रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है? रक्त कैल्शियम स्तर, अच्छा देखिए पहला ऑप्शन में कैल्सिटोनिन, नाम लग रहा है कैल्सिटोनिन जैसा, तो जरूरी नहीं है कि वही होगा, कई ऐसा नाम सुनने में एक जैसा लगता है पर होता नहीं है उस चीजों का। ठीक है, ये आंसर इसका नहीं है इसमें से। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर ही बता देते हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोग का पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच जो है रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। कैल्शियम स्तर को बढ़ाने के लिए सिर्फ कैल्शियम की जरूरत थोड़ी होती है, कैल्शियम की जरूरत ही नहीं होती। कैल्शियम हमें अनेक तरह के जो है फूड से मिलते रहता है वो चीज़ें, लेकिन उसका इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा केमिकल कंपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो हार्मोन भी तो एक तरह का केमिकल है, उसको स्टेबल रखता है, उसके लेवल को सही रखता है या बढ़ाता है वो चीज़ों, तो हार्मोन की बात होती है ना। तो पैराथायरॉइड जो पीटीएच हार्मोन है ये इसका करेक्ट आंसर है, जो उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखता है। ठीक है, या फिर उसको एक तरह से कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अधिवृक्क वलकुट द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, एड्रेनाइलिन और न्यूरेडेनालाइन, एक पहला ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये वाला है। ठीक है, और सी नंबर में इंसुलिन और ग्लूकागन, और डी नंबर में है हमारा एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरॉन। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बड़ा बड़ा ऑप्शन है, पढ़िए इसको। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इसको। पहला ऑप्शन है एड्रेनालाइन, एड्रेनलिन भी बोलते हैं इसको, और दूसरा नॉरेडेनालाइन। ठीक है, नॉरेड्रेनालाइन। बी नंबर हम लोग का है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सी नंबर है हम लोग का इंसुलिन और ग्लूकागन, या ग्लूकागोन भी बोल सकते हैं उसको। फिर डी नंबर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन से जो है हार्मोन जो है स्रावित होता है किससे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, कौन सा? तो देखिए इसका आंसर हम लोग का होने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, ये दो हार्मोन जो है ये कहां से स्रावित होता है या कहां से सेक्रेट करता है? तो ये करता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही ये दोनों हार्मोन जो है सेक्रेट करता है या स्रावित करता है। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए हार्मोन से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, टाइप 1 मधुमेह का कारण क्या है? मधुमेह कई स्टेजेस में होता है, कई बीमारियां हैं उससे कई स्टेज होता है। ठीक है, ये सुने होंगे, हम लोग भी सुनते हैं कि बीमारी का एक स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे पार्स करता है। तो यहाँ पर वही स्टेज की बात हो रही है कि मधुमेह 1 है ना, टाइप 1 जो है, विच इज द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, यानी टाइप 1 के डायबिटीज जो है का मुख्य कारण क्या है या फिर कारण क्या है इसका? तो ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन देखेंगे इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेसिस्टेंट के कारण, या फिर बी ऑटो इम्यून बीटा कोशिका विनाश के कारण से, यानी कि ऑटो इम्यून जो बीटा सेल जो है उसका डिस्ट्रक्शन के कारण से होता है क्या? या फिर तीसरा अग्नाशय का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर होने के कारण भी होता है ऐसा क्या? या फिर डी नंबर में है आनुवांशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक जो है म्यूटेशन, जीन का जो म्यूटेशन करके जीन जब बढ़ता है, ये भी एक तरह का कैंसर टाइप ही है, एक तरह का कैंसर टाइप ही इसको बोल सकते हैं। ये जो अनावश्यक जो है कोशिका का जो है एक तरह का निर्माण कर देता है, और अनावश्यक कोशिका का निर्माण ही एक तरह का कैंसर कहलाता है, वो तो जानते हैं हम लोग को। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होने वाला है? इस चार ऑप्शन में इंसुलिन प्रतिरोध, ऑटोइम्यून बीटा कोशिका सेल का जो विनाश, या फिर अग्नाशय का कैंसर, या फिर आनुवांशिक उत्परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कैंसर वाला तो ये दोनों हटा दीजिए। ठीक है, उस दोनों में आंसर देखिए हम लोग क्या हो गया? तो इंसुलिन प्रतिरोध उसके कारण से होता है, या फिर ऑटोइम्यून बीटा कोशिका विनाश। तो देखिए मेन जो ऑटो इम्यून बीटा सेल जो होता है, अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो ही टाइप 1 का मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर होने वाला है हम लोग का बी नंबर, यानी ऑटो इम्यून बीटा कोशिका जो है उसका डिस्ट्रक्शन या जो है मृत्यु बोल सकते हैं, उसके कारण से ही ये टाइप 1
मधुमेह होता है। ठीक है, अब आते हैं एक नया टॉपिक फिर आ गया थोड़ा सा। ठीक है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे थोड़ा प्लांट और दोनों चीज़ें आ जाएगा, प्लांट एनिमल दोनों का इसमें क्वेश्चन कुछ टैली किए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में आवृत बीजों में होने वाली द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या है? क्या द्विनिषेचन की प्रक्रिया? आवृत बीज, व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक टू एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सुना हुआ टर्म है, आप लोग पढ़े हैं कहीं ना कहीं, ये आता ही होगा, टर्म नजर पड़ा होगा। ठीक है, और क्या है दोनों इससे के बारे में? ठीक है, तो यहाँ देखिए एंजियोस्पर्म की बात करें कि यूनिक टू एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजों में होने वाली द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लोग का जो है 2 अंडाणुओं का निषेचन, या फिर 1 अंडाणु और ध्रुवीय नाभिकों का निषेचन। तीसरा है हम लोग का 2 शुक्राणुओं द्वारा 1 अंडाणु द्वारा निषेचन, या बीजांड और अंडाशय का निषेचन, ये चौथा ऑप्शन। तो देखिए पहले इसमें छांट देते हैं। छांटने का बात हो रहा है, 2 शुक्राणु और द्वारा 1 अंडाणु का निषेचन, ये वाला जो है इसको हटा देते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आवृत बीज एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है इसको, तो ये प्लांट से रिलेटेड ही है, तो ज़्यादा जो है हमारा फेवरेबल ऑप्शन जो है ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में अब देखिए कौन सा, क्या 2 अंडाणु का निषेचन जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स, ठीक है, मेल और फीमेल बोल सकते हैं, उसके कारण से ही जो है द्विनिषेचन होता है क्या? ऐसा एक वो ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा, 1 अंडाणु और ध्रुवीय नाभिकों का निषेचन, फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 एग एंड द पोलर न्यूक्लियाई, इसके कारण से। तो देखिए द्विनिषेचन एक टर्म लगता है कि 2 चीजों से मिलकर जो है 2 अंडाणुओं से मिलकर होता होगा, पर नहीं, ये टर्म जो है एक तरह का है, इसमें हमारा ऑप्शन आने वाला है बी, क्योंकि 1 अंडाणु और ध्रुवीय नाभिकों का निषेचन, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 एग एंड द पोलर न्यूक्लियाई के कारण से ही द्विनिषेचन की क्रियाएं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, मानव में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है? मानव में ओजोनोसिस में कितने क्रियाशील अंडाणु उत्पन्न करता है? ओजोनेसिस क्या है? ओजोनेसिस प्रोसेस है अंडाणु का उत्सर्जन करना या बनना, या अंडे का बनना बोलते हैं, जब फर्स्ट स्टेज में जब अंडाणु जब बनता है, ठीक है, मादाओं में, ठीक है, उसकी बात किया जा रहा है। तो मानव में ओजोनेसिस से कितने क्रियाशील अंडाणु उत्पन्न होते हैं? तो कितना होगा? तो इसका एक बार में एक ही होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। ठीक है, 2 4 8 की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्सेप्शन होता है कहीं, तो एक्सेप्शन को हम लोग नहीं मानते नहीं, मतलब क्या कि वो आंसर में नहीं आएगा ना। एक्सेप्शन तो वो रीजनेबल क्वेश्चन होता है, रीजन देना पड़ता है उसके लिए। अगर जनरली क्वेश्चन दिया जाए, अब कई बार होता है कि 3 आंखों वाले भी बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या कहें, इंसान को 3 आंख होते हैं, ऐसा नहीं होता, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, 2 सिर वाले भी इंसान हैं हमारे, अभी तो कहीं 2 धड़ वाले शरीर वाले ऐसे भी एक साथ जुड़े हैं, 2 धड़ अलग अलग है, तो वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, जनरली जो हमारे हैं एक जो है अंडाणु का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को जो बनाए रखता है? कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन को जो है, कौन सा हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी बात किया जा रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा हार्मोन जो है बनाए रखता है मानव गर्भावस्था के दौरान, ह्यूमन प्रेगनेंसी के दौरान, है ना? ठीक है, आप देखिए ड्यूरिंग ह्यूमन प्रेगनेंसी विच हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हाई लेवल का है लगता है, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं बार बार। ठीक है, जाना हो रहा था, ऐसा बात नहीं जानते नहीं है, होता है, पर ऑप्शन ऐसा दिया जाता है 4 ऑप्शन में से कि ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी इसकी है या फिर इसकी है, चारों में से लगता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है हम लोग का प्रोजेस्टेरोन, बी नंबर है एस्ट्रोजन, या फिर जो सी में है मानव जो है कोयोनेटिक गोनाड्रोपिन HCG, और डी नंबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG या फिर LH, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? कौन सा हार्मोन जो है गर्भावस्था के दौरान जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ना? ड्यूरिंग ह्यूमन प्रेगनेंसी विच हार्मोन्स मेंटेन द
कॉर्पस ल्यूटियम। क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCG। सी नंबर मानव जो है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG जो है इसका करेक्ट आंसर है। यही जो है कॉर्पस ल्यूटियम को जो है बनाए रखता है। अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम क्या है तो वो हम लोग एक टॉपिक में सबको फिर डील करेंगे, ऐसी बात है। लाइफ प्रोसेस का शुरुआत है तो इसमें से हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन को डील किए हैं, फिर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे, उसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको डील करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दुग्ध स्राव मिल्क इजेक्शन की बात हो रहा है। दुग्ध स्राव जो मिल्क इजेक्शन होता है किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। जब फीमेल के द्वारा दूध का उत्पादन होता है चाइल्ड बर्थ के बाद जो है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कब, शुरू में बहुत ज़्यादा होता है फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कंट्रोल नियंत्रण किसके द्वारा होता है, किस हार्मोन के द्वारा, मिल्क इजेक्शन है ना, लेट डाउन, इट कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए हम लोग का क्या है ऑप्शन में, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन। 4 हार्मोन इसमें दिया गया है। इस चारों हार्मोन में कौन सा करेक्ट आंसर है जो मिल्क इजेक्शन यानी कि मादाओं में दूध का इजेक्शन, दूध स्रावित होने के लिए जो कंट्रोल करता है कि, ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन करता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो 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 क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल हार्मोन करता है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं हम लोग। ठीक है, तो लेकिन कौन सा हार्मोन किसको करता है ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो यहाँ पर दूध उत्पादन की बात करते हैं, दूध स्राव की बात करते हैं, उत्पादन नहीं बोलेंगे इसको, सही से दूध स्रावित होता है तो कौन सा हार्मोन, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है मादाओं में दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध स्रावित करने की जो है क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, टॉपिक फिर देखिए, फिर नया टॉपिक आया, अनुवांशिक एवं आणविक जीव विज्ञान, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थोड़ा सा इसमें आते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, ये सब बहुत ही टर्म है जो डायरेक्ट जो लाइफ से रिलेट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू होता है। कब लागू मतलब यहाँ साल की बात नहीं, कब लागू हुआ था होता तो फिर साल हो जाता है, कब लागू होता है यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा स्टेज होगा जहां पर ये क्रियाएं जो है जो या तो प्रोसीड करता होगा या फिर प्रोसेस में आते होंगे। ठीक है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का यानी कि व्हेन डज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है असॉर्टमेंट अप्लाई। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अनुवांशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान में क्या हम लोग लिया है पहला क्वेश्चन में कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू होता है, व्हेन डज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई। ऑप्शन देख लीजिए इसका, पहला ऑप्शन है जीन एक ही गुणसूत्र पर हो, एक ही जीन एक ही गुणसूत्र पर हो। दूसरा है जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर हो, जीन जो अलग अलग गुणसूत्रों पर हो। गुणसूत्र जो है हमारा तो पेयरिंग में होता है ना। तो देखिए फिर या सी नंबर जीन लिंग गुणसूत्र पर हो, जो है जीन्स आर ऑन द सेक्स क्रोमोसोम उस पर हो, या फिर यह हमेशा लागू होता है, या इट ऑलवेज अप्लाई, जी हमेशा के लिए लागू होता है क्या। तो देखिए ये वाला नहीं होगा, हमेशा के लिए लागू होता ही नहीं है। ठीक है, ये नियम जो है हमेशा के लिए है ही नहीं। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस है, तो प्रोसेस कब का बात किया जा रहा है, कब हो रहा है। क्वेश्चन में ही तो आंसर आ रहा है कि ये वाला हमेशा लागू नहीं हो सकता, कब लागू होता है। तो कब लागू होता है तो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जो है कुछ एक्टिविटीज होता होगा, उस समय होता होगा, है ना। तो क्या ऑप्शन इसका होगा, तो देखिए पहला है हम लोग एक ही गुणसूत्र पर हो, क्या बिल्कुल नहीं, ये वाला हमारा आंसर भी नहीं, एक पर नहीं। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं ना, करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर। जब जीन जो है डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर मौजूद हो तब उसी समय जो है ये मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लागू होता है। ठीक है, अब स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या है, एक अच्छा टॉपिक आया है, इसको अगले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30, एबीओ रुधिर समूह प्रणाली यानी एबीओ रुधिर समूह प्रणाली किसका एक उदाहरण है। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच। पहला ऑप्शन अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या सह प्रभाविता यानी कि जो है कोडोमिनेंस, या बहुप्रभाविता
यानी कि प्लेट्रॉफी या फिर बहुगुणता पॉलीजेनेसी, यानी इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है सप्रभाविता, तीसरा है बहुप्रभाविता और चौथा है बहुगुणता। जो है ये एबियो रुधिर यानी कि एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है किसका एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए प्रतिकृति कैसी होती है? डीएनए रिप्लिकेशन कैसी होती है? देखिए ये टर्म जो यूज किया है रेप्लिकेशन क्या होता है? जब कोई चीजें सेम चीजों को फिर वो रेगुलेट करता है आगे, ठीक है, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं या फिर प्रतिकृति बोलते हैं। जो पहला स्टेज है, कभी कभी होता है ना, आजकल देखते हैं कई ऐसे सोसाइटी बनता है, एक ही इंजीनियर बना रहा है बड़ा सा सोसाइटी, एक बिल्डिंग का जो आकार दिया वही आकार सारे बिल्डिंग का, सब पता नहीं चलता। जब कोई गेस्ट आते हैं तो दूसरे के घर में घुस जाते हैं, या फिर एक ही बिल्डिंग में सारे फ्लैट एक ही तरह के, बाई चांस किसी का नेम प्लेट उखड़ गया तो दूसरे के घर में कोई दूसरा घुस जाता है। सेम प्रतिकृति, वही जो डीएनए की बात होती है, ठीक है, वही है जो है रेप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, डीएनए प्रतिकृति कैसी होती है? कंजर्वेटिव्स या अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव्स, या फिर अब संरक्षित जो है डिस्प्रेसिव, या फिर अनियमित रैंडम, कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव्स होता है, यानी डीएनए का प्रतिकृति कैसा होता है? अर्ध संरक्षित होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा? बी नंबर। ठीक, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक कोड के लिए प्रारंभ कोडन क्या है? देखिए क्या, व्हाट इज द स्टार्ट कोडन फॉर द जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड देखिए इसमें ये इसका एक अलग थ्योरी है कि कोडन क्या है जो है, या फिर जो है इसका आनुवंशिक कोड क्या है। एक टॉपिक जो टॉपिक आ रहा है हम लोग का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो प्रारंभिक की बात करता है, तो हालांकि ये जीन से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो एयूजी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एयूजी जो है यही आनुवंशिक कोड के लिए प्रारंभ कोडन होता है। ठीक है, प्रारंभिक कोडन जो है आनुवंशिक कोड के लिए कौन सा होता है? एयूजी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए फिर से आ गया बायो क्या है, टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, एक नया टॉपिक, फिर उससे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या? तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए को काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पुनर्योगन, विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? डीएनए टेक्नोलॉजी होता है ये खास करके लैब वर्क है ये, तो वहाँ जो है कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? क्या चीज़ के लिए? उसी डीएनए को काटने के लिए। काटने का मतलब ऐसे काटने के लिए नहीं, उसको डिफ्यूज किया जाता है, तो डिफ्यूजन में इसका एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इसका, ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन में है पहला डीएनए लाइगेज, ठीक है, दूसरा है प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लिज्म, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोलिज्म, या फिर सी नंबर है डीएनए पॉलीमरेज, या फिर पॉलीमेराज भी बोल सकते हैं उसको, या डी नंबर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये चारों ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या चीज के लिए? जो पुनर्योगज डीएनए के लिए, यानी विच एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए इन द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेशन जो है टेक्नोलॉजीज होता है, लैब वर्क में होता है, उसको काटने के लिए या फिर डिफ्यूज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो है ये जो है डीएनए को कट करने के लिए लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के लिए। अगला 34 क्वेश्चन नंबर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग बताना है पीसीआर का, यानी इस पीसीआर का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है। क्या इससे पहला ऑप्शन है प्रोटीन को अलग करना, टू सेपरेट प्रोटीन, इसके लिए यूज होता है क्या? दूसरा डीएनए के विशिष्ट खंड की प्रतिलिपि बनाना, डीएनए के विशिष्ट खंड की, अभी जस्ट पीछे क्या था, कट करने के लिए लैब वर्क में, तो उसका जो खंड होता है उसके जो है क्या, उसके प्रतिलिपि को बनाना, सेम चीज़ों को बनाना, आजकल होता है ना डीएनए मैपिंग होती है वो, उसके लिए। खैर छोड़िए,
सी नंबर है आरएनए का संश्लेषण टू सिंथेसाइज आरएनए, या फिर जीन को निष्क्रिय करने के लिए। ठीक है, ए नंबर, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है, हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए इसका। पहला, प्रोटीन को अलग करना। तो देखिए चलिए इसका क्या कह रहा है कि पीसीआर का उपयोग किसके लिए किया आता है। सिंपल हम लोग आंसर देख लेते हैं ना। तो डीएनए के विशिष्ट खंड की प्रतिलिपि बनाने के लिए जो है पीसीआर का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, बीटी कपास किस तरह संशोधित किया जाता है, इसका मेन आंसर क्या है। देखिए बीटी कपास का एक जो है वो टाइप्स है बीटी कपास, उसको जो है सिंथेसाइज किया गया है, फिर उसको संशोधित करने का मतलब है मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड क्यों किया गया है, तो कीट रेसिस्टेंट करने के लिए। ठीक है, यानी एक तरह का बोल सकते हैं इसको कीट प्रतिरोध के लिए जो है उसको मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, यानी एक तरह के इसको हाइब्रिड बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला अब लिए है एक और टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इससे कुछ टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कह रहा है, सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। सहज, देखिए ये ऐसे कोई समझने वाला चीज था, इसको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, हालांकि इसमें दे दी कि जो है सहज प्रतिरक्षा यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी, दो तरह का ये क्या है। तो इसका अगर ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में है हमारा ए नंबर सहज विशिष्ट है या अर्जित गैर विशिष्ट है, ए वाला। बी नंबर है, ठीक है, बी नंबर कह रहा है सहज गैर विशिष्ट है, अर्जित विशिष्ट और स्मृति आधारित है, या फिर दोनों है, दोनों गैर विशिष्ट है, और डी नंबर में कह रहा है दोनों विशिष्ट है। तो ये देखिए दोनों गैर विशिष्ट, ये तो होने वाला है नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, सहज गैर विशिष्ट, अर्जित विशिष्ट और स्मृति आधारित है। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक होता है, इनेट जो ये वाला जो है सहज प्रतिरक्षा में क्या बात करते हैं, तो जो ये इनेट इज नॉन स्पेसिफिक और एडेप्टिव जो है स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, ये थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी इसमें टैली कर दिए थे। कुछ चीजें होता है क्वेश्चन को ऐसे लगता है कि चलो इसको क्यों छोड़ें, चलो शामिल कर देते हैं, ऐसा ही है, पढ़ लेने में क्या हर्ज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से बनता नहीं है। चलिए अब आया क्वेश्चन 37 नंबर, HIV वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं को लक्षित करता है, यानी HIV वायरस किसको जो है बर्बाद करता है या फिर इसको डिस्ट्रक्शन करता है। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं, कोशिका होता है, किस सेल को सबसे पहले वो प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बी लसिकाणु यानी बी लिम्फोसाइट पहला ऑप्शन, या फिर सहायक टी कोशिका हेल्पर टी सेल, या फिर रक्त जो है बिंबाणु प्लेटलेट्स को, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं को आरबीसी को। आरबीसी वगैरह सबको नहीं करता, वो HIV वाले भी लोग जो है स्वस्थ होते हैं वो। ठीक है, एक तरह से शुरू में, धीरे धीरे वो, हालांकि देखिए स्वस्थ नहीं बोल सकते, शुरू में स्वस्थ रहा, अगर वो उसी को हार्म करेगा तो आरबीसी एक ऐसा है अगर वो तुरंत डिक्लाइन करता है तो शरीर पे दिखता है। पर कई ऐसे लोग होते हैं HIV से वो ग्रसित होते हैं, लेकिन एक अच्छे समय तक वो जो है आम लोगों की तरह व्यवहार करते हैं और सबके साथ सम्मिलित होते हैं, तो आरबीसी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर ये जो गलत आंसर है। अच्छा, प्लेटलेट्स को भी, ये भी है क्विक एक्शन वाला, ये चीजें हैं जो तुरंत दिखता है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, WBC, अगर इस पर कोई हार्म होता है तो हम लोग जो है 10 दिन, सप्ताह दिन में, 5 दिन में जो हमको असर हमारे बॉडी पर दिखने लगता है। तो इसको हार्म अगर करता या इसको बर्बाद करता, इसको डिस्ट्रक्शन करता, तो हमें तुरंत पता चलता है HIV कोई पॉजिटिव है। ठीक है, तो HIV वायरस आखिर किसको, यहाँ आ गया दो ऑप्शन, बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट, और बी ऑप्शन में है सहायक टी सेल। तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जो है टी सेल याद रखना है, टी सेल को ज्यादा सबसे पहले फोकस करता है, टी सेल को ही वो बर्बाद करता है। हमारे बॉडी के अंदर जब HIV वायरस जो इंजेक्ट होता है या फिर जो वो वायरस जो हमारे बॉडी में हार्म करता है, तो सबसे पहले जो उसका मेन प्रहार होता है वो होता है टी सेल। ठीक है, टी सेल को वो क्या करता है, मेन लक्ष्य होता है, उसको वो तबाह कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, यानी ये करेक्ट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑन्कोजीन्स क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए है ट्यूमर दमनकारी जीन है, या उत्परिवर्तित प्रोटो ऑन्कोजीन है, या कोशिका चक्र नियामक है, या डी नंबर एपोप्टोसिस प्रोटीन है। ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन। ठीक है, क्या ए नंबर ट्यूमर दमनकारी जीन्स यानी कि ट्यूमर सस्पेंस क्या है, सप्रेसर जीन्स होता है, या फिर बी नंबर का रहा है म्यूटेड प्रोटो
कॉन्गोजीन्स होता है। सी नंबर कोशिका चक्र नियामक यानी कि सेल जो है साइकिल रेगुलेटर्स होता है। या फिर डी नंबर एपोप्टोसिस प्रोटीन होता है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? अच्छा जो है ऑन्कोजीन्स असल में होता क्या है? ऑन्कोजीन्स जो है होता क्या है, उसी से रिलेटेड ना है। अगर थोड़ा सा उसकी बात करते हैं तो ऑन्कोजीन्स असल में क्या करता है, जीन्स को म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने के पर म्यूटेट मतलब म्यूटेशन समझते हैं ना, सेम चीजों को वो फिर बनाता है। ठीक है, जीन का ही एक प्रतिरूप और बना दिया म्यूटेट करके, तो ये प्रक्रिया एक तरह का ऑन्कोजीन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर म्यूटेट की बात आ रही है तो देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, ये ना म्यूटेट प्रोटो जो है ऑन्कोजीन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑन्कोजीन्स क्या है?